और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी 2020 वाले पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, समेशन इंडेक्स इज आल्सो नोन एज। तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में जो समेशन इंडेक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, डमी इंडेक्स हम उसको बोलते हैं, कि जो एक टर्म के अंदर एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रहा होता है हम उसको डमी इंडेक्स बोलते हैं, और हम उसको किसी और इंडेक्स के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, उससे हमारे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समेशन इंडेक्स डमी इंडेक्स को बोलते हैं। फ्री इंडेक्स वो होता है कि जो एक टर्म में एक से ज्यादा दफा रिपीट नहीं होता, वो एक टर्म में एक ही दफा अपीयर हो रहा होता है, और वो उसको हम किसी और इंडेक्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। सो ऑप्शन जो हमारी होगी वो कौन सी होगी, ए, डमी इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए जी, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यानी आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया और यहां तक जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितनी देर वो यहां पे रहा हवा में, वो टाइम कितना होगा, तो वो होता है आपके पास 2v0 sin अल्फा ओवर जी। 2v0 sin अल्फा ओवर जी। v0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, कितनी वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया है, और फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी यहाँ पे क्या होती है जी, 0, और एंगल अल्फा ये, और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो 2v0 sin अल्फा ओवर जी ये होती, और ए आपकी यहाँ पे क्या होगी, ट्रू ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जी, फंक्शन एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी। एफ ऑफ जी एनालिटिक है, इसका मतलब है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं जी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई, ये होती हैं सी आर इक्वेशंस। और यहां पे जो u है वो रियल पार्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव या विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आना है, 0, और ये भी क्या आना है, 0। तो उसने कहा हुआ है कि फंक्शन एनालिटिक है, वी वाई 0 होगा, वी एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब v भी क्या हो, वो भी कांस्टेंट ही हो। अगर हम मैं कह दूं जी v सिंपल सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं जी v सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर ये वाला डेरिवेटिव 0 नहीं आना, ये वाला आ जाएगा। तो मुझे तो दोनों डेरिवेटिव 0 चाहिए। तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब v क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यानी ये भी कांस्टेंट पार्ट है, ये भी कांस्टेंट पार्ट है। तो आपके पास जो फंक्शन f ऑफ g है वो कैसा फंक्शन है, वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो ए ऑप्शन में मौजूद है जी, कांस्टेंट फंक्शन है, ट्रू ऑप्शन है। अब उसने कहा हुआ है जी फंक्शन तो एनालिटिक है। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी होता है। सी में कंटिन्यूस भी मौजूद है, तो सी भी ट्रू है। और इस क्वेश्चन की दोनों ऑप्शंस ट्रू थी, और इस क्वेश्चन में पीपीएससी ने सबको जो है ना इक्वल मार्क्स अलॉट कर दिए, सबको एक नंबर इसका मिल चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड फॉर जी इक्वल टू। टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स जी किसके लिए डिफाइन नहीं होता, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी होता किसके इक्वल है, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी बराबर होता है 1/2 log ऑफ 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी, इसके बराबर होता है। अब हमने देखना है कि ये हमारा फंक्शन डिफाइन कहां पे नहीं होगा। एक तो हमें पॉसिबिलिटी यहां से मिल रही है जी, z इज इक्वल टू 1 इसकी सिंगुलैरिटी है, z इज इक्वल टू 1 पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो 1 मौजूद है। अब हम -1 को भी देख लेते हैं, क्या -1 पे तो कोई इशू नहीं इसको। अगर मैं z को -1 लगाता हूं तो यहां क्या बन जाता है, 0, नेचुरल लॉग ऑफ 0। और यहां पे चूंकि हम कंप्लेक्स के अंदर चल रहे हैं, तो कंप्लेक्स में जो log ऑफ z होता है वो होता है log ऑफ z का मॉड प्लस ये बेस ऑफ e होती, और प्लस यहां पे आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z होता है। कंप्लेक्स लोगारिथमिक फंक्शन log ऑफ z की बात कर रहा हूं, अगर मैं प्रिंसिपल log फंक्शन ले लूंगा तो यहां पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो log फंक्शन है, ये तो आपके पास एक रियल नंबर का log है ना, मॉड ऑफ z तो आपके पास एक रियल नंबर होगा। और जो ये वाला फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x आपका रियल नंबर है, तो ये डिफाइन नहीं होता 0 पे, नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइन नहीं होता। जो नेचुरल लॉग ऑफ x सिंपल फंक्शन है आपके पास रियल के केस में, इसकी डोमेन 0 से इंफिनिटी होती है, तो 0 पे भी डिफाइन नहीं है। तो z इज इक्वल टू -1 लगाएंगे, यहां 0 आ जाएगा। तो 0 के केस में यहां पे 0,
तो log ऑफ 0 डिफाइन नहीं है, और ये आगे कुछ भी हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि ये पार्ट तो डिफाइन ही नहीं है। सो प्लस माइनस 1 दोनों के लिए टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z डिफाइन नहीं है, तो ऑप्शन आपकी ट्रू कौन सी है? सी है। क्वेश्चन 14, S1 और S2 दो सबसेट्स हैं किसी वेक्टर स्पेस V के ओवर द फील्ड F, और हमने बताना है जी आगे ऑप्शंस दी हुई हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें लीनियर स्पैन ऑफ S1 कोई वेक्टर स्पेस V का सबसेट है तो उसका लीनियर स्पैन लेना है, यानी हमने क्या करना है S1 के एलिमेंट्स के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। लीनियर स्पैन ऑफ S1 क्या होता है, और वो वेक्टर स्पेस V की सबस्पेस भी होती है, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं और आपने अगेन फिर उनका कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो अगेन वही सेट आपके पास वापस आ जाएगा। सो ये एक रिजल्ट की एक्चुअली स्टेटमेंट भी आपके पास है। और बी में क्या किया जी, S1 और S2 दो सबसेट्स हैं, उनकी यूनियन लेके उनके कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, और इधर क्या है जी S1 के कॉम्बिनेशंस, S2 के कॉम्बिनेशंस, ये भी सबस्पेस बन गई V की, ये भी सबस्पेस बन गई V की, और दोनों का सम भी क्या हो गया, ये भी सबस्पेस हो। तो ये भी आपके पास एक रिजल्ट है थ्योरम की स्टेटमेंट एग्जैक्ट, और ए और बी यहाँ पे आपके दोनों ट्रू होंगे। सो ऑप्शन सी जो है वो आपकी यहाँ पे ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड। जो फैक्टराइजेशन का मेथड है, आपको शायद हो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, LU कंपोजिशन मेथड, LDU कंपोजिशन मेथड थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और यूजिंग मैथ्स, तो वहां पे ये मेथड थे, और ये इनडायरेक्ट मेथड थे आपके पास। तो इनडायरेक्ट मेथड भी हम इसको बोलते हैं और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी इसको बोलते हैं। सो ऑप्शन कौन सी ट्रू होगी? डी वाली, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, के सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस बनाए, कोई कर्व है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस वो क्या कहलाता जी, वो एवैल्यूट होता है उसका, और कर्व जो होती है वो क्या होती है, वो उस एवोल्यूट का क्या इनवोल्यूट होती है। तो ऑप्शन में देखें इनवोल्यूट ऑफ इट्स एवोल्यूट, जो आपके पास कोई एक कर्व है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस है वो उसका क्या कहलाता है, एवोल्यूट कहलाता है, और जो कर्व है वो इसका इनवोल्यूट कहलाती है। सो ऑप्शन बी आपकी यहां पे क्या होगी, ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 17, चेंज इन साइन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, कि साइन में चेंजिंग आ जाती है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। कब? जब साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। और किसमें ऐसा पॉसिबल है? तो सबसे पहले है जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन है मिक्स्ड प्रोडक्ट। मिक्स्ड प्रोडक्ट जो है इसका मतलब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें ऐसा होता है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा होता है। तो अगर आप स्केलर इसको देखें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखें, तो आपके पास जो A क्रॉस B क्रॉस C होता है ये बराबर होता है A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। अब अगर आप साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दें, यानी B को A की जगह लें और A को B की जगह लें, तो B क्रॉस A क्रॉस C क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा B डॉट C इंटू A माइनस B डॉट A इंटू C। तो आप देख सकते हैं जी इन दोनों की तो मैग्नीट्यूड भी चेंज आ जाएगी, यानी ये डिफरेंट वेक्टर्स बन गए हैं बेसिकली। ये वेक्टर्स तो टोटली डिफरेंट हो गए हैं और इनकी मैग्नीट्यूड भी चेंज ही हो जाएगी। तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, सो A नहीं हो सकता। स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा होता है, जब आप साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हैं तो यानी इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है स्केलर प्रोडक्ट जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है, और जब आप उसमें साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हैं यानी दो रोज को आप उसमें इंटरचेंज कर रहे हैं, जब दो रोज को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन एक बाहर मौजूद होता है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं इसको। तो स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि साइन चेंज हो जाता है जब आप उनका साइकिल जो है वो वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर जो है वो चेंज करते हैं। सो बी और सी दोनों बातों का एक ही मतलब है। सो ऑप्शन डी ट्रू होगी, जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें जी क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, ए और बी दो आइडियल्स हैं उस रिंग के, किसी रिंग आर के, देन
ए प्लस बी जो है वो कहता है वो ये आइडियल होगा आर का। कौन सा वाला आइडियल होगा? जो किसको कंटेन करता हो? ए को भी और बी को भी। तो ये तो सिंपल सा रिजल्ट है आपके पास। सो ऑप्शन आपके पास ए को भी कंटेन करता हो, बी को भी, तो सी वाली ट्रू ऑप्शन होगी आपके पास। सी हमारे पास ट्रू ऑप्शन।